नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खबर में दम है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो पूरे सप्ताह में सबसे ज्यादा चर्चा में रही हैं। तो सबसे पहले आज बात करेंगे सरहद पार चल रहे सबसे बड़े ऑपरेशन ब्रेन वॉश की, जिसने एक और दीपिका को अपना शिकार बनाया है। तो वहीं आज सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर के सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है, वो सीक्रेट जो अब तक किसी को भी नहीं पता था। इसके साथ ही कोटा में बच्चों की हो रही आत्महत्या के मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे बड़ा फैसला लिया है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वहीं छात्र संघ चुनाव पर लगे स्टॉप के बाद छात्रों के विद्रोह की हर खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। तो सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत आई, सरहद पार प्यार की कई झूठी सच्ची कहानियां सामने आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय लड़कियों को पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई और पहले अंजू पाकिस्तान पहुंची तो फिर राजस्थान की एक नाबालिग लड़की पाकिस्तान जाने की कोशिश में जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी गई। और ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मामला कहीं इंटरनेशनल लव जिहाद का तो नहीं है। दरअसल सरहद पार एक सबसे बड़ी खुफिया साजिश चल रही है और केवल साजिश नहीं, उसको अंजाम भी दिया जा रहा है। सरहद पार ऑपरेशन ब्रेन वॉश चल रहा है। अंजू, गजल और अब एक और नया शिकार है और वो भी राजस्थान से ही है। सरहद पार बैठे ब्रेन वॉश के मास्टरमाइंडों ने एक बार फिर से एक महिला को अपना शिकार बनाया है और उसको इस बार कुवैत ले जाया गया है। राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू के किस्से अभी थमे भी नहीं थे कि राजस्थान से सरहद पार प्यार का एक और किस्सा सामने आ गया। अंजू के बाद अब राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली एक और महिला विदेश पहुंच गई। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर प्यार पहुंच गई सरहद पार। अस्सलाम वालेकुम, मैं दीपिका उर्फ नजीरा। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे घर छोड़ने के पीछे ये रीज़न है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और मेरे को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मैंने परेशान होकर घर छोड़ा है। न बच्चों की परवाह न पति से था प्यार। 14 साल का साथ छोड़ा, 2 बच्चों का प्यार छोड़ा। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त तो मैंने ये कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। हिंदू धर्म छोड़ा और देश भी छोड़ा और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। इसमें किसी तरह की किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। अंजू के बाद दीपिका का ब्रेन वॉश। डूंगरपुर जिले के चीतरी थाना क्षेत्र की दीपिका पति और 2 बच्चों को छोड़कर कुवैत पहुंच गई। इसके बाद दीपिका ने बुर्का पहने अपने बॉयफ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर किया। पत्नी का नया लुक देखकर पति दंग रह गया। फोटो देखकर परिवार को पता चला कि दीपिका कुवैत पहुंच गई है। अंजू के बाद अब दीपिका का ब्रेन वॉश। प्यार के लिए परिवार को छोड़ गई दीपिका। प्रेमी के साथ कुवैत गई राजस्थान की दीपिका। इस्लाम धर्म अपनाकर नकाब में शेयर किया फोटो। सोशल मीडिया पर दीपिका की तस्वीरें देखकर परिजनों के होश ही उड़ गए। फोटो में दीपिका एक समुदाय विशेष के लड़के के साथ थी। उसके बाद परिजनों को पूरी कहानी पता चली। दीपिका करीब 1 महीने से घर से लापता थी। अब उसका एक अलग ही लुक सामने आया। इरफान हैदर के साथ कुवैत गई दीपिका पाटीदार। कुवैत में जाकर दीपिका ने किया धर्म परिवर्तन। अब दीपिका पाटीदार बन गई नजीरा हैदर। वीडियो जारी कर इस्लाम कबूलने का जिक्र। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया है। इसमें किसी तरह की
किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है मेरे साथ। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे। डूंगरपुर के चेत्री थाना क्षेत्र के भेमई गांव की दीपिका अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर समुदाय विशेष के प्रेमी के साथ कुवैत चली गई। करीब 1.5 महीने बाद अब दीपिका ने एक वीडियो जारी कर इस्लाम धर्म कबूलने की बात कही। इतना ही नहीं, दीपिका इसके पीछे जो तर्क दिया वो बहुत हैरान करने वाला है और बचने के लिए जो कहानी रची वो बहुत शर्मसार है। उसने अपने ससुर पर ही गंभीर आरोप लगाने के साथ ससुराल वालों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। मेरा ससुर मेरे साथ गलत हरकतें करता था। वो मैं क्या ही बताऊं, क्या कुछ नहीं किया उसने। आधी आधी रात को दरवाजे ठोकना, गलत जगह पे मेरे को टच करना, मेरे साथ गलत हरकतें करना, ये सारी बातें मैंने अपने हस्बैंड को बताई। एक बार नहीं, बहुत बार बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे पापा ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। पर उसने कभी भी इस बात को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला उसने कभी भी। मैंने मेरे परिवार से भी बताया। हालांकि ये आरोप कितने सही हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पति ने दीपिका पर बचने के लिए सब कुछ झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दीपिका द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया है वो वीडियो एकदम फेक है और वो वीडियो है जो इसको बुलवाया गया है वो पास में खड़ा रह के जबरन बुलवाया गया है और उसका जो है वो ब्रेन वॉश किया गया है। ब्रेन वॉश करके उसको जो है इस्लाम कबूल करने के लिए प्रेशर डाल के ये सब जबरदस्ती इससे बुलवाया जा रहा है। अक्सर तबीयत खराब बताकर जाती थी गुजरात। 10 जुलाई को भी साबरकांठा गई थी दीपिका। 12 अगस्त को मुकेश की दीपिका से हुई थी बात। खुद को हॉस्पिटल में भर्ती बताकर बोला था झूठ। 13 अगस्त को दीपिका ने विदेश जाने की बताए सच। डूंगरपुर पहुंच मुकेश ने 13 अगस्त को दर्ज कराई गुमशुदगी। गुमशुदगी के बाद बुर्का पहने एक युवक के साथ भेजी फोटो। पति ने बताया कि 14 साल पहले उसकी दीपिका से शादी हुई थी। उनका एक बेटा और एक बेटी है और वो मुंबई में नौकरी करता है। आरोपी युवक इरफान उसकी पत्नी को भगाकर कुवैत ले गया, जहां उसने उसका ब्रेन वॉश कर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक इरफान ने अपना असली नाम, धर्म, पता छुपाते हुए दीपिका को झांसे में लिया। आरोपी युवक शादीशुदा होने के बावजूद भी उसकी पत्नी को भगाकर ले गया। मेरे को अभी इसे सुरागों से मालूम पड़ा इरफान सैयद नाम के एक आदमी के साथ है, गुजरात हिम्मतनगर नवानगर करके। उसने खुद पुलिस थाने में ऐसा बताया, ऐसा सुनने में आया। मेरे को तो हिम्मतनगर इतना ही बोलती है, नवानगर तो मेरे को तो नहीं बोली। बारे में तो वो पूछती है, मगर अभी मैं उसको बच्चों के बारे में बता के क्या, अगर उसने इतना बड़ा कांड कर लिया तो बच्चों के बारे में बच्चों को उसके कैसे उसके भरोसे से छोड़। तो मैं अभी बच्चों को तो समझा रहा हूँ कि इधर है उधर है करके समझा के बात कर रहा हूँ। तो उसने बोला मैं इधर आ गई, इधर ऐसा ऐसा धर्म परिवर्तन किया, मैं ऐसा इसके साथ रह रही हूँ। वहीं सर्व समाज और परिजनों ने एसपी डूंगरपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने के साथ ही उसकी पत्नी को वापस लौटाने की मांग रखी है। एक मुस्लिम समाज के युवा के द्वारा उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसका फर्जी तथ्यों के आधार पर पासपोर्ट बनाया गया और उसको विदेश ले जाया गया और वहां जाकर के उसका धर्म परिवर्तन कराया है। अब किन परिस्थितियों में कराया, किन स्थितियों में वो महिला हमारी बहन वो गुजर रही है, किन परिस्थितियों में उसने उस धर्म को अंगीकार किया, स्वीकार किया, वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से जो षड्यंत्र लव जिहाद के नाम से किया जा रहा है उस पर अविलंब रोक नहीं लगाई गई। ऐसे इस मामले के माध्यम से इस क्षेत्र में होने वाली इस तरह की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जांच करके इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हमने माननीय पुलिस अधीक्षक जी को कहा है कि आप अविलंब कार्रवाई करते हुए हमारी उस बहन को विदेश से यहाँ लाया जाए और उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। फिलहाल पीड़ित पति ने बताया कि उसकी पत्नी भागने से पहले घर से 12 तोला से अधिक सोने के जेवर और 2,35,000 रुपए कैश लेकर भाग गई है और पुलिस उसको ढूंढ कर वापस लाए। इस पूरे मामले में लव जिहाद के आरोपों को ध्यान में रखते हुए पुलिस का जांच करने में जुटी है। डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट।
वाला खुलासा। जिस हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया था, जिस हत्याकांड की गूंज विदेशों तक सुनाई दी थी, उस हत्याकांड पर होने वाला है सबसे बड़ा खुलासा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर धमाकेदार खुलासा। मूसेवाला हत्याकांड की यूपी में रची गई थी साजिश। अयोध्या में ट्रेनिंग और पंजाब में मूसेवाला का मर्डर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर अब तक का सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों से आज हम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड पर और लॉरेंस गैंग के यूपी कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। वो तस्वीरें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कुछ दिन पहले की हैं। तस्वीरों में सिद्धू हत्याकांड की प्लानिंग करने वाला और हाल ही में अजरबैजान से डिपोर्ट हुआ सचिन थापान दिखाई दे रहा है। सचिन के साथ साथ लॉरेंस गैंग के तमाम शूटर भी हैं। वो शूटर जिनमें से कई ने सिद्धू पर गोलियां चलाई थी, वो सभी अयोध्या और लखनऊ में घूमते नजर आ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से पहले लॉरेंस गैंग को उत्तर प्रदेश में बड़ा कांड करने की सुपारी मिली थी। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग को उत्तर प्रदेश में किसी बड़े सफेद पोश को टारगेट करने के लिए कहा गया था, लेकिन प्लान फेल हुआ, जिसके बाद सिद्धू हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के ठीक पहले की हैं। तस्वीरों में आपको विदेशी हथियारों का जखीरा दिखाई दे रहा होगा। एक से एक पिस्टल जो खास तौर से पाकिस्तान से मंगवाई गई थी। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इन्हीं हथियारों से सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ 100 से ज्यादा गोलियां बरसाई गई थी। हथियारों के साथ तस्वीर में लॉरेंस गैंग का शूटर सचिन भिवानी, कपिल पंडित दिखाई दे रहे हैं। सचिन थापन और मूसेवाला के मर्डर में शामिल शूटर्स की जो फोटो सामने आई है, वो यूपी के अयोध्या और लखनऊ की हैं। सचिन थापन के साथ मूसेवाला पर गोलियां बरसाने वाले लॉरेंस के कई शूटर अयोध्या के साथ साथ यूपी की राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में घूमते नजर आ रहे हैं। इन फोटोज में खुद सचिन थापन भी है। साथ ही लॉरेंस के शूटर सचिन भिवानी और कपिल पंडित अपने हथियार दिखा रहे हैं। इन फोटो में लॉरेंस गैंग के मेंबर ठंड से बचने के लिए जैकेट्स और टोपियां पहने हुए हैं, जबकि मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को की गई, जब गर्मी का सीजन था। यानी स्पष्ट है कि मूसेवाला के मर्डर की तैयारियां कई महीने पहले तक चली थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से तस्करी के जरिए मंगवाए गए हथियारों के साथ शूटर अयोध्या पहुंचे थे। हथियारों के साथ लॉरेंस गैंग के शूटर अयोध्या में कई दिन तक रुके और अयोध्या में एक लोकल लीडर विकास सिंह के फार्म हाउस पर कई दिनों तक फायरिंग की प्रैक्टिस की गई थी। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या समेत लखनऊ के अलग अलग इलाकों में लॉरेंस का सबसे करीबी सचिन बाकी गैंग के मेंबर्स के साथ कई दिनों तक ठिकाना बनाए हुए था, जिसके बाद से जांच एजेंसियां अब लॉरेंस गैंग के उत्तर प्रदेश में मौजूद मददगारों की पहचान की तलाश कर रही है। अजरबैजान से गिरफ्तार करके वापस इंडिया लाए गए लॉरेंस के भांजे सचिन थापन ने दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की पूछताछ में इसका खुलासा किया और ये दावा भी किया जा रहा है कि जल्द ही अजरबैजान से पकड़े गए सचिन थापन को लेकर दिल्ली पुलिस अयोध्या जाएगी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में कर दी गई थी। उनकी एसयूवी कार को सड़क पर ओवरटेक करके गोलियां दागी गई थी। पंजाब सरकार के मुताबिक इस मामले में अब तक 29 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए, जबकि 5 दूसरे देशों में पनाह लिए हुए हैं। उन्हें भारत लाने की कोशिश चल रही है। इसके लिए पंजाब सरकार केंद्र सरकार और दूसरी एजेंसियों के संपर्क में है। कैमरामैन अविनाश के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान।
तो मनीष, नासिर, धनेश, राशि जैन, कृष्णा और अभिषेक ये वो स्टूडेंट्स थे जो डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशन सिटी कोटा आए थे, लेकिन अब इनके नाम के साथ जुड़ गए स्वर्गीय, मृतक और मरहूम जैसे शब्द। और ये तो सिर्फ 6 नाम हैं। गला काट कंपटीशन में पिछड़ने और घर वालों के तिरस्कार का डर 8 महीनों में 20 स्टूडेंट्स की सांसें छीन चुका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पढ़ाई का प्रेशर और परिवार का दबाव, कोचिंग छात्रों पर भारी मानसिक तनाव, भविष्य की चिंता ले रही मासूमों की जान। हर महीने कोटा बन रहा छात्रों का शमशान। अगर डॉक्टर बनना है तो कोटा, अगर इंजीनियर बनना है तो कोटा। डॉक्टर और इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले कोचिंग छात्रों के सपनों का शहर कोटा, लेकिन बीते 8 महीने में 20 कोचिंग छात्रों की खुदकुशी ने कोटा को डराया हुआ है। एक के बाद एक कोचिंग छात्र सपनों के शहर में मौत को गले लगा रहे हैं। लगातार कोचिंग छात्रों की खुदकुशी ने कोटा को सुसाइड सिटी बना दिया है। वो माँ बाप जो बड़े अरमानों के साथ अपने होनहार को कोटा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भेजते हैं, जब कफन में लिपटा उसका मृत शरीर उनके सामने होता है तो मानो उनकी दुनिया ही लुट जाती है। शायद किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ा जिंदगी भर का दर्द क्या होगा। बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भेजा था, लेकिन पढ़ाई का बोझ और सपनों की उम्मीदों के आगे वो इस तरह से घुटने टेक देगा कि वो जीवन को अलविदा कह जाएगा और जिंदगी भर के लिए रह जाएंगे सिर्फ आंसू, सिर्फ गम और जिंदगी भर के लिए एक दुखों का पहाड़। पढ़ने में होशियार था, उसकी इच्छा थी, तभी हम लोग उसको यहाँ छोड़े ना पढ़ने के लिए। उसी की इच्छा थी यहाँ पढ़ने की। हैरेसमेंट हुआ या कोई टॉर्चर हुआ, वहाँ पे तो अच्छे से पढ़ता था, यहाँ पे क्या हो गया उसको। जो इंजीनियर और डॉक्टर बनने की चाहत में कोटा पहुंचे कोचिंग छात्र मौत का सबसे खौफनाक रास्ता चुन रहे हैं। संख्या इतनी बढ़ गई है कि हर महीने 2 से 3 कोचिंग छात्र खुदकुशी कर रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक करीब 20 से ज्यादा स्टूडेंट मौत को गले लगा चुके हैं। सुसाइड के डरावने और भयानक आंकड़े सामने आने के बाद हॉस्टल और पीजी के कमरों के पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने का काम बड़े स्तर पर हो रहा है। एंटी हैंगिंग डिवाइस की खासियत यह है कि पंखे से लटककर कोई भी स्टूडेंट सुसाइड नहीं कर सकता। पंखे पर 20 किलो से ज्यादा वजन आते ही पंखा स्प्रिंग के साथ नीचे आ जाएगा। स्प्रिंग डिवाइस वाला जो गाइडलाइन हमें अभी कलेक्टर साहब ने दी है, ये गाइडलाइन हमारी पहले भी आई थी। जितने भी हमने सर्वे किया है, जो बच्चे सुसाइड जो करते हैं उनका माध्यम जो होता है वो पंखा ही होता है। तो हमारा एक कोशिश है कि हम पंखों पर इस तरह का डिवाइस लगाकर यदि किसी एक छात्र या छात्रा के भी अगर हम जान बचा सकते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम कोटा वालों के लिए होगा। जब कोई कोचिंग छात्र अपनी जिंदगी को खत्म करने यानी सुसाइड जैसा फैसला लेता है तो सवाल भी कई सारे खड़े होते हैं कि आखिर जिंदगी की जंग में वो क्यों हार गया। क्या ऐसे हालात रहे जिसके सामने उसकी हिम्मत टूट गई? क्या उसने इन हालातों को लेकर किसी को बताया था? क्या उस पर एक बड़ा कोई दबाव था जिसके आगे उसकी हिम्मत टूट गई? क्या माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाने के डर ने उसे मौत के फंदे तक पहुंचा दिया? ऐसे कई सवाल है जो इन्हीं सवालों को लेकर कोटा के एक प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 400 कोचिंग छात्रों के साथ एक बड़ा रिसर्च किया। कई सारी वजह होती हैं जो मिलकर इस चीज पर काम करती हैं। मुख्यतः मेरी स्टडी में जब मैंने देखा तो एकेडमिक प्रेशर और फैमिली प्रेशर जो था वो इसका मुख्य कारण था। एकेडमिक प्रेशर मतलब जो पढ़ाई का प्रेशर है, पढ़ाई का जो रूटीन है, पढ़ाई के रूटीन से बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो एक इसका मुख्य वजह बनकर आया। और साथ ही साथ इसको और आगे बढ़ाने का काम किया फैमिली के प्रेशर ने, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस ने, फैमिली की भावनाओं ने। वहीं पुलिस प्रशासन भी स्टूडेंट से टॉक सीरीज का आयोजन करके उनके मानसिक तनाव को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स के बीच जाकर अनौपचारिक संवाद करके उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है।
सीएम अशोक गहलोत भी छात्रों की आत्महत्या के मामले को लेकर सख्त हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कोचिंग संचालकों को फटकार भी लगाई। सीएम गहलोत ने कहा कि किसी भी बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को इन्हें रोकने के लिए सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी, भवानी सिंह देथा के नेतृत्व में कमेटी का गठन। कमेटी में कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिभावक, डॉक्टर समेत सभी हितधारक शामिल होंगे। आत्महत्या के कारणों की पड़ताल करेगी कमेटी। आत्महत्याओं को रोकने की दिशा में सुझाव देगी कमेटी। 15 दिन के अंदर कमेटी को सौंपनी होगी रिपोर्ट। तो 10वीं पार 11वीं पार भारी वाले करूँ, साथ में कोचिंग पढ़ाई करूँ, तो अपना पैसे बढ़ जाता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो कमियां हैं, खामियां, उसको आप दूर करें। सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको, बशर्ते कि आप ये सिस्टम जो बन गया है, समय के साथ बन जाता है, कई बार गलती भी होती है, सुधारने का वक्त आ गया है, क्योंकि बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकते। एक कमेटी बने, स्टेक होल्डर सब हो, पेरेंट्स भी हो और आपके ये संस्थाओं के जो प्रबंधक है, इनमें ले लीजिए आप, जिनकी रुचि हो सलाह देने की। और सब कमेटी में नहीं आए तो उनको कह लिख के दे दीजिए आप लोग, सबको इन्वॉल्वमेंट आप करो, सब स्टेक होल्डर का। और अगले इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं, आपको 15 दिन में रिपोर्ट देनी है, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है। सीएम गहलोत ने सख्त लहजे में कहा, अब कोटा में स्टूडेंटों को मरते हुए नहीं देख सकता। 9वीं क्लास बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, डमी क्लास लगती है। बच्चा स्कूल और कोचिंग दोनों साथ में करता है। अगर बच्चा IITian बन भी गया तो खुदा नहीं बन गया। इस तरह से आप अपराध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात करेंगे छात्र संघ चुनावों को लेकर मचे घमासान की। तो राजस्थान में इस साल होने वाले छात्र संघ चुनाव अब नहीं होंगे। उच्च शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला आने के बाद पूरे प्रदेश में भूचाल सा आ गया और लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। छात्रों के लिए आवाज उठाते थे, आज उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। तो अब आवाज ही नहीं सुन रहे तो करेंगे चालू करो। हम किसी भी तरह से ये सहन नहीं करेंगे और राजस्थान के प्रत्येक कोने से हर डिस्ट्रिक्ट तक, हर गांव तक हम धरना प्रदर्शन करके आवाज को प्रखर करेंगे। पूरी करो। जयपुर, उदयपुर, सीकर, चूरू, जैसलमेर, श्री गंगानगर, बूंदी, जोधपुर, डूंगरपुर और झालावाड़ के साथ ही प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। छात्र रोज नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर बवाल हो रहा है। छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगा रहे हैं। जयपुर, भरतपुर और झालावाड़ में तो आक्रोशित छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए और छात्र संघ चुनाव न करवाने पर ऊपर से कूदने की चेतावनी देने लगे। हालांकि पुलिस ने बाद में सबको समझाकर नीचे उतारा। इतना ही नहीं, जयपुर में तो छात्र नेता कई दिनों से धरने पर बैठे थे और जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती गई वैसे वैसे उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ छात्र नेता तो अर्थी निकालकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने का विरोध करते हुए नजर आए। जिस तरीके से हम लोगों ने राजस्थान विश्वविद्यालय में संघर्ष किया है, दिन रात एक की है, छात्रों के लिए भूखे प्यासे न रात देखी है न दिन देखी है, आज हमारे लिए ऐसी हालत कर दी है। जो छात्र नेता आम छात्रों के लिए आवाज उठाते थे, आज उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। तो अब आवाज ही नहीं सुन रहे तो करेंगे क्या? हम लोग इतने साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए, मरने से अच्छा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर बुधवार को तो जयपुर में 12 से ज्यादा छात्र खुद पर पेट्रोल डालकर यूनिवर्सिटी के कुलपति सचिवालय में घुस गए और सभी छात्रों ने खुद को कुलपति सचिवालय में कैद कर लिया और मांगे पूरी नहीं होने पर सामूहिक आत्मदाह तक की धमकी देने लगी। जैसे तैसे पुलिस ने खदेड़कर उनको हिरासत में लिया। कुलपतियों ने चुनाव नहीं कराने के फैसले में धनबल बाहुबल का उपयोग होने का भी तर्क दिया। उच्च शिक्षा विभाग ने अपने आदेशों में कहा,
कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने स्पष्ट किया है कि छात्र संघ चुनाव में धनबल और बाहुबल का खुलकर उपयोग किया जा रहा है और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन किया जा रहा है। यदि चुनाव करवाए जाते हैं तो पढ़ाई प्रभावित होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं हो पाएगा। इसीलिए छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया गया है। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने भी छात्र संघ चुनाव में रुपयों के इस्तेमाल को लेकर नाराजगी जताई थी। लिंडो कमेटी बनी थी, लिंडो कमेटी में रिकमेंड बहुत शानदार थी, चुनाव होने बंद हो गए थे। मैं ही वो मुख्यमंत्री हूं जिसने राजस्थान में चुनाव वापस प्रारंभ करवाए थे। हमसे बड़ा कमिटमेंट किसका होगा चुनाव के अंदर। पर आज जो पैसे खर्च कर रहे हैं बच्चे अभी से ही, ये एमएलए एमपी के चुनाव लड़ रहे हों, तो कहां से पैसे आता है, क्यों खर्च कर रहे हैं। और जो लिंडो कमेटी की रिकमेंडेशन थी कोड ऑफ कंडक्ट की, उस धज्जा उड़ा रहे हैं, उसको हम पसंद नहीं करते। कुल मिलाकर के छात्र संघ के चुनाव तो नहीं हो रहे, मगर इस पर सियासत जमकर हो रही है और साथ ही साथ में कैंपस के अंदर हंगामा भी बरप रहा है। कैमरा पर्सन राकेश तनवर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।